व्हाट्सअप गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टडी लवर। देखिए, जो हमारा कंटेंट है ये डिस्कस करेंगे हम सबसे पहले पीआईबी, इसके बाद में कुछ टॉपिक्स का रिवीजन करेंगे उसके अंदर ही, इसके बाद में फिर हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ यहाँ पर कि देखिए, जो पीडीएफ है जनवरी महीने की और अप्रैल महीने की, ये दोनों पीडीएफ आप लोगों को, ये टेलीग्राम का चैनल है और ये एफबी पे पेज है, दोनों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। मर्ज कर दिया गया है, आप लोगों को रिवीजन करने में आसानी रहेगी। इसके अलावा देखिए, इसके अलावा जो बीच की दो पीडीएफ बच गई यहाँ पे, एक तो बच गई है फरवरी की और दूसरी बच गई है मार्च की। इन दोनों को मैं एक दो दिन के अंदर मर्ज करके आप लोगों को देने की कोशिश करूंगा। और इसके अलावा किसकी, इकोनॉमिक सर्वे की कंप्लीट पीडीएफ भी इनके साथ में अपलोड की जाएगी, वो भी दोनों आप लोगों को यहीं पर ही अवेलेबल होगी। ठीक है, कोशिश करें कि देखिए सबसे शेयर करें उससे, जिससे कि आसानी से रिवीजन हो सके और आप लोग अच्छे से एग्जाम अपना दे सके। ये वाली जो पीडीएफ है, ये वाली पीडीएफ मेरे द्वारा नहीं बनाई गई है, ये मिंटो मेहता जी के द्वारा बनाई गई है। ठीक है, तो थैंक्स अ लॉट फॉर शेयरिंग दिस। और ये वाली पीडीएफ मैंने कंबाइन की है कंप्लीट, तो ये दोनों पीडीएफ आप लोगों को शाम तक दोनों यहाँ पे लिंक पे मिल जाएगी, जिससे आप लोगों को रिवीजन करने में आसानी रही है। आइए अब आगे चलते हैं, देख लेते हैं हमको क्या क्या डिस्कस करना है। फर्स्ट आर्टिकल रिलेटेड टू है, देखिए ये है माइक्रो ग्रिड से रिलेटेड। ठीक है ना, माइक्रो ग्रिड सेंटर क्रिएट किया जा रहा है और इसके अलावा सेंटर फॉर द वाटर एंड द एनवायरमेंट रिसर्च कहाँ पे किया जा रहा है, ये IIEST, ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये साहिबपुर वेस्ट बंगाल में है, तो इसका याद रखिएगा आप लोग। छोटी सी इंफॉर्मेशन है, इस तरीके काफी इंपॉर्टेंट होती है। इंपॉर्टेंट किस लिए है, क्योंकि देखिए 3 रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स आ गए हैं यहाँ पे, बायो आ गया है, सोलर आ गया और विंड आ गया है। ठीक है, तो तीनों को एक साथ में इकट्ठा करके एक माइक्रो ग्रिड बनाया जा रहा है। ग्रिड एक तरीके का सिस्टम होता है जिसके द्वारा आसपास वाले एरिया में कि यहाँ से सब जगह सप्लाई की जाती है लाइट, तो इसको कंबाइन ग्रिड बनाने की बात चल रही है, इंटीग्रेटेड। ठीक है, ये एक इंडिपेंडेंट टाइप का सिस्टम होता है, इसके अलावा ये मेन सिस्टम से भी कनेक्टेड रहता है। ठीक है, तो ये आप लोगों ने पीछे कुछ दिनों पहले सुना होगा कि ग्रिड फेलियर हो गया है, हमको भूटान से लाइट खरीदनी पड़ी थी, पूरे नॉर्थ इंडिया में लाइट नहीं आ रही थी। तो काइंड ऑफ चीजें कई बार हो जाती है, तो छोटे छोटे ग्रिड बनाए जा रहे हैं जिससे कि फ्यूचर में एक कोई ग्रिड फेल होने के कारण कोई एक लार्ज स्केल पे कोई ऐसी प्रॉब्लम ना बन जाए जो कि पूरी कंट्री को झेलना पड़ जाए एकदम। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, बायो, सोलर और विंड, तीनों रिन्यूएबल एनर्जी को मिला के माइक्रो ग्रिड बनाया जा रहा है। और कहाँ पे, वेस्ट बंगाल में, साहिबपुर में। ठीक है, इसके द्वारा जो इसके अलग जो नेक्स्ट न्यूज है, ये है पीएमजी ने रिलीज की है, ये सीरीज में बुक है, सेकंड बुक है ये सीरीज में। बुक का नाम है MS स्वामीनाथन, द क्वेस्ट फॉर वर्ल्ड विदाउट हंगर। क्वेस्ट होता है मतलब एक तरीके से चाह, एक तरीके से प्यास, एक तरीके से कुछ भी ऐसा जिससे कि हंगर को मिटाया जा सके। ठीक है ना, सर्च कह सकते हैं आप लोग किसी चीज की सर्च में, कि ये सर्च कर रहे हैं कि वर्ल्ड ऐसा हो जहां पे हंगर ना हो, जहां पे मतलब भूखा ना रहे कोई भी। ठीक है, तो MS स्वामीनाथन जी को आप सभी लोग जानते हैं, फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रिवोल्यूशन भी बोला जाता है, और वैसे भी इंडियन एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हैं बहुत बड़े, तो इनका नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो बुक का नाम याद रखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इस तरीके से। ठीक है, अभी आप लोगों ने न्यूज में भी सुना होगा कि 14th गुड्स एंड सर्विस जो GST की काउंसिल है, उसकी मीटिंग हुई थी, अभी चेयर की गई थी अरुण जेटली जी के द्वारा, जो कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं। ये कहाँ पे हुई थी, श्रीनगर में हुई थी, इसलिए भी थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। देखिए, यहाँ पे जो डिसाइड किया गया है, रेट की स्लैब डिसाइड की गई है कि कौन कौन से रेट रखा जाएगा। तो एक तो जीरो है, जीरो रेट रखा जाता है, जिसके ऊपर कुछ भी किसी भी उसके ऊपर इस स्लैब में अगर कोई प्रोडक्ट रखा गया उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। फिर 5% है, 12% है, 18% है और 28% है, प्लस इसके पास में सेस भी लग जाता है। ठीक है, सेस क्या होता है, किसी पर्टिकुलर पर्पज के लिए लगाया गया टैक्स, उसको सेस बोलते हैं, एजुकेशन सेक्स, इन्वायरमेंटल सेक्स। तो इसलिए जो सेस लगते हैं वो इस तरीके से लगाए जाते हैं, तो इनको थोड़ा याद रखिएगा आप लोग। तो यहाँ पे स्लैब डिसाइड की गई है, इसके अंदर प्रोडक्ट रखे गए हैं। ओके, और देखिए सेस भी बोला गया यहाँ पे, जिस तरीके से बहुत सारे स्टेट हैं उन्होंने बोला है कि हमको क्या होगा, अगर हम गुड्स एंड सर्विस टैक्स ज्वाइन करते हैं तो हमको बहुत ही ज्यादा हमारे धन का नुकसान होगा, जो कि हमको धन मिलता था। ठीक है ना, तो इसीलिए इसको बोला गया कि उनका जो धन की पूर्ति करने के लिए सेस लगाया जाएगा उसके ऊपर, जिससे कि इनकी जो स्टार्टिंग में जो नुकसान हो रहा है उसकी पूर्ति की जा सके। ठीक है ना, कंपनसेशन सेस इसको बोला गया यहाँ पे, जिस तरीके से एजुकेशन सेस तो पर्टिकुलर पर्पज के लिए होता है सेस। सरचार्ज याद रखिएगा, सरचार्ज पर्टिकुलर पर्पज के लिए नहीं होता है, वो टैक्स ऑन टैक्स, ये भी टैक्स ऑन टैक्स होता है वैसे तो, पर वो टैक्स ऑन टैक्स को कहीं पर भी यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन थी, कुछ याद रखिएगा थोड़ा। ये वाली नेक्स्ट न्यूज है, यहाँ पे ISA के बारे में दी गई है, जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ठीक है, इसका आप लोगों को नाम याद रखना है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। क्यों नाम याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि सबसे बड़ी बात तो ये है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें लगभग 120 से ज्यादा कंट्रीज को साइन कर चुकी है। ठीक है, इसके अलावा
इसका जो हेडक्वार्टर है वो गुरुग्राम में है, जिसको गुड़गांव भी बोलते हैं, इंडिया में हेडक्वार्टर है, तो इसलिए थोड़ा और हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका पर्पज क्या है? पर्पज ये है कि ये ऊपर वाला हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नीचे वाला हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और बीच वाला हो गया इक्वेटर। तो इसके बीच में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में लगभग जितनी भी कंट्री आ जाती हैं, तो देखिए वहां पे सारी इक्वेटर के आसपास वाली कंट्री हो गई है, तो यहाँ पे सूरज की काफी रोशनी रहती है, तो यहाँ से सोलर पावर जो होती है उसको बहुत अच्छे से डेवलप किया जा सकता है। तो सारी इस तरीके की कंट्रियों को एक साथ में लाने का पर्पज था ये, जिससे कि इस तरीके की सारी कंट्री को एक साथ लाया जा सके, और जो हम आज की डेट में फॉसिल फ्यूल के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं उनसे हटकर हम एक सोलर सिस्टम के ऊपर डिपेंडेंट रहने लगे, और इससे पोल्यूशन भी कम होगा काफी हद तक। तो उन सब चीजों को फोकस करते हुए इसको बनाया गया था। ठीक है, आप लोगों को ये भी याद रखना है कि देखिए इसको जो बनाया गया था, पेरिस क्लाइमेट समिट हो रही थी फ्रांस में, पेरिस में, तब इसको अनाउंस किया गया था हमारे प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा और फ्रांस के लीडर के द्वारा। ओके, तो देखिए यहाँ पे अब ये आर्टिकल क्यों आ रहा है? ये अब आर्टिकल इसलिए आ रहा है क्योंकि ये बनाने जा रहे हैं कॉमन रिस्क मिटिगेशन मैकेनिज्म। कॉमन रिस्क मिटिगेशन मैकेनिज्म ये है कि अगर इन कंट्रियां इसके अलावा और भी कंट्री जो कि इसमें पार्टिसिपेट हैं, तो इनको अगर सोलर सिस्टम डेवलप करना है, सोलर पावर डेवलप करनी है, तो किस तरीके से वो उसको डेवलप कर सकते हैं और जिससे कि कोई प्रॉब्लम भी ना रहे और वो प्रॉपर वे में उसको डेवलप कर पाए। तो उस पर फोकस यहाँ पे दिया जाएगा कि किस तरीके से इसको डेवलप किया जा सकता है, और अगर कोई रिस्क आ रहा है उसको मिटिगेट किया जा सके, कोई प्रॉब्लम आ रही है या कोई कॉमन सब मिलकर एक साथ में काम करेंगे तो टेक्नोलॉजी में भी इंप्रूवमेंट होगा, एक इम्प्रूव वर्जन निकल के आएगा, तो उन सब पे भी फोकस दिया जाएगा। तो इसीलिए ये सब एक अच्छे लेवल पे डेवलपमेंट करने के लिए इससे तो देखिए काफी फायदा होगा। जो यहाँ वाला एरिया है, यहाँ ऑयल बहुत ज्यादा होता है, इसके ऊपर हम सब लोग डिपेंडेंट रहते हैं, खासकर इंडिया तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि एक ह्यूज पॉपुलेशन है और उनकी सबकी रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने के लिए ऐसी कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ता है जहाँ की बहुत ज्यादा इनस्टेबिलिटी है। कल को अगर कुछ भी होने लगा तो पता चला सप्लाई बंद हो गई है। तो इसलिए अगर इस तरीके की सोर्स एनर्जी पे डिपेंडेंट रहेंगे कि जो किसी के ऊपर डिपेंडेंट ही ना रहना पड़े, सोलर हमारे यहाँ पे इतनी अच्छे लेवल पे आती है, सोलर एनर्जी हम अच्छे लेवल पे डेवलप कर सकते हैं यहाँ पे, तो इसलिए इन सब चीजों पे फोकस दिया जा रहा है। ओके, नेक्स्ट न्यूज है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखिएगा, माधव चिटले, इनका कमेटी की हेड है, इनका नाम याद रखिएगा। इनकी कमेटी सेट की गई थी गवर्नमेंट के द्वारा, किस लिए? ये डिसैलिटेशन ऑफ द गंगा, मतलब गंगा से गाद निकालना, एक तरीके से जो कंकड़ पत्थर निकालना जो भर गई है एक तरीके से उसको साफ करना, तो उसके लिए ये कमेटी सेट की गई है। इसका नाम याद रखिएगा आप। तो कमेटी किसके द्वारा सेट की गई है? मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स एंड रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुवेनेशन। ठीक है, तो इस मिनिस्ट्री के द्वारा ये कमेटी बैठाई गई है। ओके, एम क्या है? एम एक तरीके से बस वही है, डिसैलिटेशन, किस तरीके से गाद वगैरह हटाई जाए, गंगा से साफ किया जाए, और कहां से कहां तक? देखिए ब्रह्मपुत्रा से लेके और वेस्ट बंगाल तक। ठीक है, ये नाम भी दे रखे हैं, भीम गुरुड़ा, तो ये भीम गुदा, तो ये इतना आगे मतलब इतना इंटरनल जाके नाम याद रखने की जरूरत नहीं है कि फरक्का तक जा रहा है, पर हाँ इतना कि स्टेट कम से कम आप लोगों को याद होना चाहिए। ठीक है, कि किस स्टेट से किस स्टेट तक जा रही है। तो कहां से जा रही है? ये जा रही है उत्तराखंड से होते हुए, और कहां तक? यहाँ तक, वेस्ट बंगाल तक। ठीक है, इस जिस तरीके से आपको यहाँ पे भी दिख रहा होगा। ओके, तो इसको यहाँ तक फोकस किया जाएगा कि इसको साफ कैसे किया जाए। तो कमेटी का नाम याद रखना है आप लोगों को। इसके अलावा क्या है? देखिए रिपोर्ट ऑन इरोजन की, इरोजन क्या हो रहा है, सेडिमेंट क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन और सिल्टेशन क्या हो रहा है। तो ये सारे कॉम्प्लेक्स फिनोमिना होते हैं, इन सारों को देख के भी चलना है। कितनी उसमें ऊपर से कट के आ रही है जो मतलब कींट पत्थर आते हैं, मतलब देखिए उनसे भी क्या होता है, हमारी जो गंगा है अगर एक तरीके से बह के चल रही है, ठीक है, तो बहुत ही ज्यादा वेट लेके चलती है, जैसे जैसे प्लेन में आ जाती है तो फिर छोड़ना स्टार्ट कर देती है उसको। ये आप लोगों ने ज्योग्राफी में पढ़े भी होंगे कॉन्सेप्ट सारे, एक्सबो लेक वगैरह बन जाती है, तो वो सारे कॉन्सेप्ट आप लोगों ने ज्योग्राफी में बहुत अच्छे से पढ़े होंगे। तो वही सब चीजें हैं, इन्होंने बोला है हालांकि देखिए ये सारी चीजें एक अप्रोच लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि सब स्टेटों में एक ही तरीके की अप्रोच लगाई जाए, पर कैसे पॉसिबल है? अगर वही अप्रोच हम उत्तराखंड में लगा रहे हैं और वही अप्रोच हम उत्तर प्रदेश में लगा रहे हैं तो पॉसिबल नहीं है। उत्तराखंड में देखा जाए तो हिली एरिया हो गया और उत्तर प्रदेश में आते प्लेन एरिया हो गया। तो ये बोल रहे हैं कि अगर ये इम्पॉसिबल है कि अप्लाई करना वन साइज फिट फॉर ऑल, कि एक ही अप्रोच बनाए और वो सब पे इंप्लीमेंट कर दे, तो सबके लिए अलग अलग अप्रोच बनानी पड़ेगी। गाइडलाइन क्या दी है इन्होंने चीजों को सेटल करने की? देखिए रिवर को एक तो सफिशिएंट फ्लड प्लेन प्रोवाइड होना चाहिए। जिस तरीके से आज की डेट में एग्रीकल्चर होती जा रही है और जो फ्लड प्लेन है घटता जा रहा है, उसको कटते जा रहे हैं, और कुछ पानी भी कम होता जा रहा है रिवर में ऑलरेडी, तो वो भी एक रीजन हो जाता है। तो उन सब चीजों को कंट्रोल करना है। ठीक है, इसके अलावा एग्रीकल्चर जो प्रैक्टिस है वो सही है, पर लेकिन उसकी वजह से जो एक प्रॉपर रिवर जो फ्लड करती है, जब बह के चढ़ती है, तो वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि सारा पानी एग्रीकल्चर में पहुंचा दिया और जो रिवर की जो गति है जिस तरीके से वो चल रही है वो साइड में कर दी जाए।
इसके अलावा जो बैंक इंक्रोचमेंट होता है, मतलब जो तट कट जाते हैं, उस पर भी फोकस देना है कि उसको भी ठीक ठाक रखा जाए, ठीक है। और इन्वायरमेंट के लिए भी जो प्रैक्टिकल सॉल्यूशन लेके चलना है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी आंख बंद करके बना दिया और उसको इंप्लीमेंट कर दिया और वो यहाँ पे कुछ भी फर्क नहीं दिखा रहा है। बिल्कुल उसी तरीके से बोल सकते हैं, देखिए गंगा जो है उस पर बहुत ज्यादा पैसे खर्च किए जा सकते हैं, हमारे किए जा चुके हैं हमारी नदी पर जब से ये बनी है, पर लेकिन अब तक का कोई ढंग से रिजल्ट नहीं निकल के आया। तो अब यही है कि किस तरीके से ढंग से रिजल्ट निकल के आए, उस चीज पे फोकस दिया जा रहा है, ठीक है। इसके अलावा गंगा के साथ में क्या बनाया जाएगा, फ्लड कंट्रोल कमीशन, ये भी बनाया जाएगा, जिससे कि अगर आसपास वाले एरिया में फ्लड आ रही है तो किस तरीके से फोकस देख के चला जाए और किस तरीके से आसपास वाले एरिया में रिहेबिलिटेशन का प्रोग्राम चलाया जाए अगर फ्लड आ रही है, और चीजों को किस तरीके से लोकल कम्युनिटी के साथ में मिलकर, क्लस्टर अप्रोच आप लोगों ने सुना होगा ना, मिलके काम करना, सब लोग मिलके काम करें और कोई सोल्यूशन अच्छे से निकाले, उस चीज पर भी फोकस किया जाएगा। ओके, तो कमेटी का नाम याद रखिएगा, माधव चिटले कमेटी, ठीक है। ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस वाला थोड़ा पार्ट रह गया था, इसको देख लेते हैं पहले। देखिए नवंबर में इसको स्टार्ट किया गया था, ठीक है, नवंबर में इसको स्टार्ट किया गया था, पेरिस डिक्लेरेशन भी बोला जाता है इसके नाम पर। सबसे बड़ा रीजन क्या है इसको स्टार्ट करने का, एक तो बताया कि जो आसपास वाले एरिया में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जो एनर्जी है उसको एक तरीके से यूज किया जा सके। इसके अलावा अफोर्डेबल फाइनेंस, मतलब एक तरीके से अफोर्डेबल पैसा मिल सके। देखिए होता क्या है, इसकी अभी स्टार्टिंग में टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा हाई थी, ठीक है ना, हाई प्राइस था उसका, जिसकी वजह से उसको ढंग से यूटिलाइज नहीं किया जा रहा था। और अगर यूटिलाइज भी कर ले रहे हैं उसके बाद में जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं उनको क्या किया जाता है, वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस तो कर ले रहे थे पर लेकिन उसका कॉस्ट इतना ज्यादा होता था कि वो अफोर्डेबल प्राइस नहीं रहते थे। तो बहुत ज्यादा सब्सिडी अगर गवर्नमेंट दे तब जाके उसका कुछ सोल्यूशन निकल पाता था, और गवर्नमेंट कहां तक सब्सिडी झेल पाएगी। तो इसीलिए कुछ ना कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी खोजने की बात चल रही है, इस तरीके से फाइनेंस मिले, जिस तरीके से जर्मनी जैसी कंट्री है वो बहुत अच्छे लेवल पे इस एरिया में वर्क कर रही है। तो अगर कुछ टेक्नोलॉजी मिले, कुछ फाइनेंस मिले तो हमारे जैसी कंट्री वर्क कर सके। और ये सारी कंट्री जो कि ISA वाली सारी कंट्री है, लगभग 120 कंट्री जो मैंने आप लोगों को बोला उससे भी ज्यादा, अगर ये फाइनेंस इकट्ठा करने के बाद में टेक्नोलॉजी के द्वारा फिर अपना अच्छे लेवल पे प्लेट वगैरह डेवलप करें, जिससे कि सोलर पैनल डेवलप करें और सोलर एनर्जी डेवलप करें, तो उसके लिए ये इस तरीके के प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं कि फाइनेंस को भी इकट्ठा किया जाए और एक तरीके से फाइनेंस को भी स्केल किया जाए, ठीक है। और यही होगा कि देखिए कॉस्ट जो है वो एकदम नीचे आएगी फिर निकल के, जिस तरीके से बहुत हद तक तो आ भी चुकी है, कई स्टेट में आप लोगों ने देखा भी होगा, देखने को और सुनने को मिल रहा है कि सोलर जो के द्वारा जो लाइट प्रोड्यूस की जा रही है उसके जो प्राइस है वो कम आ चुका है, जो कि अलग तरीके से लाइट प्रोड्यूस की जाती है और हाइड्रो के द्वारा, कोल के द्वारा, तो उससे नीचे आ चुका है। ये भी हम लोगों ने सुना है काफी। तो आने वाले टाइम में देखिए और ज्यादा फायदा होगा इससे और अच्छे लेवल पे वर्क किया जा सकता है, तो याद रखिएगा इसको। ये भी PIB से रिलेटेड हल्की सी न्यूज दे रखी थी, तो फिर मैंने सोचा इसका रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। ये दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना, DDUGJY, ठीक है। तो इसका नाम याद रखिएगा। ये क्या है, सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज तो ये है रूरल एरिया में पावर सप्लाई करने के लिए, रूरल एरिया में इलेक्ट्रिफिकेशन पावर सप्लाई बनाने के लिए, तो उस पे इसका फोकस किया गया है, ठीक है। ये दीनदयाल उपाध्याय जी के द्वारा स्टार्ट की गई थी, नाम याद रखिएगा इनका। तो दीनदयाल उपाध्याय जी हैं। तो रिप्लेस जो किया जाएगा ये भी याद रखना है, इसमें सब्ज्यूम कर लिया गया जो कि पुरानी योजना थी, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, तो RGGVY, राजीव गांधी जी की जो योजना चलाई गई थी कांग्रेस गवर्नमेंट के द्वारा, वो भी इसके अंदर सब्ज्यूम कर ली गई है। सब्ज्यूम का मतलब इसके अंदर डाल दी गई है, अब ये नाम रहेगा और ये वाली को डिलीट कर दिया जाएगा कागजों में से, ठीक है। और इसके अलावा क्या है, ये इंपॉर्टेंट है काफी, फीडर सेपरेट करने की बात की गई है यहाँ पे, जो रूरल हाउस होल्ड का है और जो एग्रीकल्चर इरिगेशन से रिलेटेड जो चीजें होती हैं उनको दोनों को सेपरेट करने की कोशिश की गई है। ये भी आप लोगों को याद रखना है। स्ट्रेंथ करना है डिस्ट्रीब्यूशन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, और एक तरीके से और भी इसके अलावा जो रूरल एरिया में प्रॉपर वे में लाइट प्रोवाइड कराई जा सके, तो उन सब चीजों पे फोकस किया जाएगा बहुत अच्छे से। और इसीलिए प्रोग्राम बनाया भी गया और इसीलिए पुराने वाले को सब्ज्यूम भी किया गया कि सारे अच्छे से वर्क कराया जा सके, ठीक है। प्रोवाइडिंग पावर टू रूरल हाउस होल्ड, सीधी सी बात है, हाउस होल्ड में घर में पावर जाएगी, एडुकेट पावर सप्लाई होगी, एग्रीकल्चर वाले एरिया में भी, तो एक तरीके से अच्छी इकोनॉमी हमारे यहाँ पे होगी। देखिए अगर खेतों में जाएगी तो अच्छी इकोनॉमी होगी, अच्छा उनको एक तरीके से एग्रीकल्चर की सिंचाई हो पाएगी अच्छे से। इसके अलावा अगर घर में बिजली जाएगी तो क्या होगा, जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनको लाइट अच्छे से मिल पाएगी, इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से मिलेगी, तो वो अपनी सेहत का भी ध्यान रख पाएंगे। वैसे उनको लैंप के सामने बैठ के पढ़ना पड़ता है, तो लैंप में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहती है, उसमें पोल्यूशन भी निकलता है, तो वो सब चीजों से भी इनको निजात मिल पाएगी और आंखों पर भी ज्यादा लोड नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इससे फायदा होगा और हमारा जो हमारी पॉपुलेशन है वो अच्छे लेवल पे वर्क कर पाएगी, जो हमारी कंट्री के सिटीजन है वो भी ज्ञान की तरफ को बढ़ेंगे और अपना ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे और अपने एरिया में फिर डेवलपमेंट करेंगे। इसके अलावा आप लोगों को ये ऐप का नाम याद रखना है, GARV, ये GRV सेकंड ऐप।
तो इसको लॉन्च किया गया है, रियल टाइम डेटा रखेगा। रियल टाइम डेटा क्या होता है? रियल टाइम डेटा ये होता है, मान लो मैं अभी बोल रहा हूँ, तो जो मैं बोल रहा हूँ वो आप लोगों को सुन रहा है एग्जैक्ट। ऐसा थोड़ी ना है कि मैंने बोल दिया और आप लोगों को यहाँ पे 3 घंटे बाद सुन रहा है, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ अभी, वैसे वीडियो मैंने बनाई थी, तो बोला तो काफी पहले था मैं, अब सुन रहा है आपको, वो एक अलग चीज है। पर लेकिन अगर मैं यही चीज आप लोगों को स्ट्रीम ऑनलाइन करके पढ़ाने लगूं, तो जो मैं बोलूंगा आप लोगों को तभी सुनता रहेगा। जिस तरीके से एग्जाम्पल ये छोड़िए, ये वाला एग्जाम्पल बढ़िया रहेगा। आप ऐसे कि फोन में बात करते हैं किसी से, ठीक है ना, एक साइड ये होगी, फोन में बात कर रहे हैं आप एक दूसरे से, अपने फैमिली मेंबर से, किसी से, तो यहाँ से आपने कुछ बोला, सामने वाले को सुन गया। ऐसा थोड़ी ना कि आपने यहाँ पे बोल दिया, सामने वाले को 3-4 दिन में जाके सुन रहा है। तो ये होता है रियल टाइम, 10-15 सेकंड या 10 से 15 सेकंड का डिफरेंस रहे और सारी अपडेट मिलती रहे इधर, तो उसको बोलते हैं रियल टाइम डेटा, ठीक है। तो रियल टाइम इंफॉर्मेशन मिलेगी, कहाँ कितनी मतलब एक तरीके से प्रोवाइड की जा रही है फैसिलिटी और कितनी यूज की जा रही है। तो लैक्स ऑफ विलेज है कंट्री के, तो सब में रियल टाइम इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो ऐप का नाम भी याद रखना है आप लोगों को, ओके। देखिए हसन रूहानी जी फिर से जीत गए, नाम याद रखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूएसए के साथ में और वेस्ट के साथ में रिलेशन अच्छे नहीं चल रहे हैं, उनकी वजह से भी और भी कई सारी बातें हैं। तो ये फिर से री इलेक्टेड हो गए हसन रूहानी जी, ईरान के प्रेसिडेंट है। यहाँ पे इलेक्शन अभी हो रहे थे, ठीक है ना। ये हो गई यहाँ पे कैपिटल हो गई तेहरान, ठीक है। यहाँ पे देखिए पर्शियन गल्फ हो गया इसके जस्ट नीचे, और यहाँ पे स्टेट हार्मुज हो गया, ठीक है। गल्फ ऑफ ओमान हो गया यहाँ पे, अरेबियन सी हो गया यहाँ पे, कैस्पियन सी हो गया यहाँ पे। तो थोड़ा याद रखिएगा, तो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पता होनी चाहिए। ये ईरान हो गया, इधर अफगानिस्तान कनेक्टेड हो गया। यहाँ पे हम चाबहार पोर्ट डेवलप कर रहे हैं अफगानिस्तान को यहाँ से रास्ता दिलाने के लिए। तो सब बातें हैं आप लोगों को याद रखना है। कतर हो गई यहाँ पे, ठीक है। तो इनका सबका थोड़ा इन्फॉर्मेशन आप लोगों को पता होनी चाहिए। इराक यहाँ पे हो गया, इधर कुवैत हो गया यहाँ पे। एफडीआई से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों को पता होना चाहिए। यहाँ पे एफडीआई के बारे में दे रखा है 2015 के बारे में, पीआईबी पे न्यूज थी ये। देखिए जो इंडिया को 2015 में एफडीआई मिली है उसमें 31 बिलियन, ठीक है, कंपेयर टू 28 बिलियन और 27 बिलियन चाइना और यूएसए को मिली है। तो इंडिया टॉप पे आ गया है, ठीक है। 2015 में चाइना एंड यूएसए टॉप पे थे, अब इंडिया टॉप में आ गया है। सबसे ज्यादा ये इंफॉर्मेशन आप लोग याद रख सकते हैं। मॉरिशस से आती है सबसे ज्यादा एफडीआई, उसके बाद सिंगापुर से आती है, इसके बाद नीदरलैंड से, जापान से और यूएसए से। तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड आप लोग करके इस तरीके से याद रख सकते हैं। ये इंफॉर्मेशन कई बार पूछ ली जाती है, ये तो खासकर इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रख सकते हैं। देखिए सबसे ज्यादा कहाँ पे आती है? कंप्यूटर हार्डवेयर सिस्टम में, ठीक है ना, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ठीक है। इसके बाद में ट्रेडिंग में, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, सर्विस सेक्टर में, कंस्ट्रक्शन में, टेलीकम्युनिकेशन में, होटल टूरिज्म में, माइनिंग में, केमिकल्स में, कंसल्टेंसी सर्विसेज में, पावर में। तो ये सब चीजें हैं, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दिया गया है। तो ये सारे यहाँ पे टोटल 15 सेक्टरों का बताया गया है, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट भी हो गया, नीचे एनर्जी भी हो गया। तो ये एफडीआई इस तरीके से आती है। तो स्टार्टिंग के 3-4 आप लोग याद रख सकते हैं, कम से कम 3-4 का पता होना चाहिए। सॉफ्टवेयर में सबसे ज्यादा आती है, ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा आती है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में और सर्विस सेक्टर में। तो 3-4 ऊपर की याद रखिए, इनके बारे में पूछ लिया जाता है कई बार, घटते और बढ़ते क्रम में इनको लगाइए, ओके। एक एजेंसी बॉडी का रिवीजन कर लेते हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, आजकल काफी न्यूज में। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, इसके बारे में देख लेते हैं। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी एक ऐसी बॉडी होती है जो कि लॉ के द्वारा बनाई जाती है, पार्लियामेंट ने पास करके, आप लोग बोल सकते हैं। यहाँ पे लिखा भी है कंपटीशन एक्ट 2002, ठीक है ना। प्रिवेंट करती है एक तरीके से, अगर किसी भी एक गवर्नमेंट की आगे यहाँ पे मोनोपोली बन जाए, जिस तरीके से जियो हो गया मान ले, ठीक है ना, तो जियो की मोनोपोली ना बन जाए, इसके अलावा भी कंपटीशन बना रहे, दूसरी कंपनी एयरटेल, आइडिया या जो भी कंपनी है अवेलेबल मार्केट में, जियो की ओनली वर्चस्व ना बन जाए, यहाँ पे एडवर्स इंपैक्ट ना पड़े कंपटीशन में, उसका सबका ध्यान देकर चलती है। स्टेब्लिश की गई थी 2003 में, ठीक है ना। और फंक्शन जो फुल्ली फंक्शन हुआ था वो मई 2009 में हुआ था, जब धनेन्द्र कुमार जी इसके फर्स्ट चेयरमैन बने थे। आज की डेट में जो चेयरमैन कौन है, वो है देवेंद्र कुमार सीकरी, और जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? दिल्ली में, ठीक है ना, याद रखना इसको। काम क्या करता है? देखिए काम यही करता है कि मार्केट में एक तरीके से अच्छे लेवल का एक तरीके से कंज्यूमर का बेनिफिट भी हो और मोनोपोली ना किसी की हो जाए, उसे फोकस देकर चला जाता है। हेल्दी कंपटीशन बनाए रखने की कोशिश करता है, और कंपटीशन पॉलिसी जो बनाई जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, उनको किस तरीके से इंप्लीमेंट किया जा रहा है, इस पे भी इसका कंप्लीट फोकस रहता है, जिससे कि कोई भी नेगेटिव इंपैक्ट ना पड़े कंपटीशन पे। कोई बाहर की कंपनी आ रही है, ऐसा ना लगे कि हमारी अपनी कंपनी पे हम ज्यादा फोकस दे रहे हैं और बाहर की कंपनी पे फोकस नहीं दे रहे हैं। तो उन सब चीजों पर भी ध्यान रखा जाता है यहाँ पे। तो याद रखिए, काफी न्यूज में था, इस तरीके की एक्टिविटी काफी हो चुकी है इंडिया में आज की डेट में, कि बाहर वाली कंपनियां भी ब्लेम कर रही थी, और काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों को पता होनी चाहिए, और खासकर पीआईबी में आ जाती है तो चीजें और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। गवर्नमेंट की न्यूज है, ओके।
ADR के बारे में न्यूज है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बॉडी है, खासकर याद रखिएगा, बहुत बार इसके बारे में पूछा जा चुका है एग्जामों में। इसका नाम है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, नाम भी दे रखा है डेमोक्रेटिक रिफॉर्म। किस तरीके से रिफॉर्म किए जाए, किस में रिफॉर्म करती है ये एक तरीके से रिफॉर्म करने के लिए यूज होती है पॉलिटिकल सिस्टम में और इलेक्टोरल सिस्टम में, जो कि इलेक्शन कराए जाते हैं या पॉलिटिकल पार्टी जो करप्ट है या उनसे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन है तो ये पब्लिक के सामने रखते हैं, ठीक है। तो इस दिन का मोटो भी आप लोगों ने देखा होगा, इसमें लिखा हुआ है नो ऑफिस इन दिस लैंड इज मोर इंपोर्टेंट देन दैट ऑफ बीइंग ए सिटीजन। मतलब जो सिटीजनशिप है, जो सिटीजन ऑफ कंट्री है वो सबसे ऊपर है, उससे ऊपर कोई नहीं है। तो जो भी आदमी यहाँ पे चुन के आ रहा है, ये सब आ रहे हैं और ये आगे यहाँ पे कुछ भी उल्टा सीधा काम कर रहे हैं, उनका सबका जो काला चिट्ठा है सबके सामने खोल के रखते हैं। जिसका फॉर्मेशन हुआ था वो 1999 में हुआ था, याद रखिएगा इसको। एक एनजीओ है ये, ठीक है, एक तरीके की एनजीओ है। तो पर्पज वही है कि एक तरीके से पॉलिटिकल और इलेक्टोरल एजेंसी जो है हमारे यहाँ पे, किस तरीके से उनको ढंग से किया जाए। लोकेशन इसकी न्यू दिल्ली में है और जो मेंबर है इसमें बहुत सारे बड़े बड़े प्रोफेसर हैं, ठीक है। तो बड़े बड़े प्रोफेसरों ने मिलकर इसमें काम करना स्टार्ट किया, किस तरीके से अपनी कंट्री की पॉलिटिक्स को सुधारा जाए। खासकर जो प्रोफेसर हैं वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद, इस तरीके की अच्छी जगह के प्रोफेसर हैं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आएगा और क्वेश्चन में आपको ये आराम से दिक्कत भी नहीं होगी। फर्स्ट है इट इज एन ऑटोनोमस बॉडी टू, मतलब अंडर द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। क्या ये सही है? बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर ये सही है तो ना तो ये सही है, फिर ना ये सही है, ओके। इसके अलावा इट इज एडेड बाय गवर्नमेंट, दूसरा सही है, बिल्कुल भी सही नहीं है। तो आंसर क्या हो गया? डी आंसर हो गया आप लोगों का, ठीक है। ये लिखा हुआ है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रिलाई ऑन क्रिमिनल रिकॉर्ड फाइंडिंग टू द अप्रूव द नॉमिनेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, बिल्कुल नहीं है, इंडिपेंडेंट है, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है कभी भी। ये इलेक्शन कमीशन अपनी जगह इंडिपेंडेंट है और ये लोग अपनी जगह इंडिपेंडेंट है। तो आंसर क्या हो गया? डी आंसर हो गया इसका, याद रखिएगा आप लोग। ये भी काफी न्यूज में था कुछ दिनों पहले, पुराने क्वेश्चन है, इनसे आप लोगों का रिवीजन होता रहेगा सबका, ठीक है। तो ये करंट अफेयर के क्वेश्चन है लगभग, तो आप लोगों को कम से कम काफी मतलब एक साल के अंदर के करंट अफेयर डाल रहा हूं मैं यहाँ पे, ओके। तो रशिया हैज रिसेंटली इम्पोज द इकोनॉमिक सैंक्शन अगेंस्ट तुर्की, ठीक है। टर्की को एक बार देख लीजिए, वही टर्की है जहाँ के तानाशाह है, अभी उन्होंने रेफरेंडम करवाया है और अब वो वहां पे अपना बिल्कुल दादागिरी में आ गया है। तो इन्होंने क्या किया, एक एरोप्लेन था और रशिया के उसको मार के गिरा दिया गया। सबसे बुरी कंडीशन क्या है कि ये नाटो के मेंबर है, जो कि जिससे कि रशिया हमेशा चिढ़ता है और हमेशा रशिया के अपोज में रहते हैं। तो नाटो के मेंबर है, तो पूछ रहे हैं कि क्यों सैंक्शन लगा दिए हैं। तो ये दे रखा है तुर्की हैज शॉट डाउन ए रशियन एयरक्राफ्ट विच एंटर इन इट्स टेरिटरी, ठीक है। जो इसके ऊपर वाले एरिया से होता हुआ जा रहा था उसको मार के गिरा दिया गया था इनके द्वारा, तो इसीलिए उन्होंने सैंक्शन इंपोज कर दिए गए इनके ऊपर काफी। और खासकर नाटो का मेंबर है तो इसलिए भी थोड़ी दिक्कत हो जाती है। उस टाइम पे नाटो की एकदम एग्जैक्टली फिर मीटिंग भी हुई थी कि ये क्या हो गया, थोड़ा मामले को सेटल डाउन किया जाए, क्योंकि वैसे ही यूएसए के बीच में और रशिया के बीच में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम रहती है। अगर इस तरीके की सिचुएशन नाटो का कोई मेंबर ले रहा है तो और ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। नेक्स्ट वाला है कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन है, कई बार इस तरीके के पूछ लिए जाते हैं, डायरेक्ट भी एसएससी में और बैंकिंग में आ जाता है कि बिहू डांस किस स्टेट से रिलेटेड है, ठीक है। तो पहले तो बिहू डांस जो है आप लोगों को यही बता दो कि कौन से स्टेट से रिलेटेड है। क्या कह रहे हैं? आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में? चलिए आंसर दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट बताऊंगा जब फिर इसका क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे तब आप लोगों को आंसर बता दूंगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, इट्स इज परफॉर्म्ड बाय बोथ यंग मैन एंड द वुमेन, दोनों के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। हाँ बिल्कुल किया जाता है। तो आइए एक वीडियो देख लेते हैं, हल्की सी इससे रिलेटेड आप लोगों को थोड़ा आइडिया भी हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से मैन और वुमेन दोनों परफॉर्म करते हैं और एक तरीके से कपड़े भी रंग बिरंगे रहते हैं इनके। तो यहाँ पे यही आसामीज जो व्यू है उसके बारे में थोड़ा जिक्र किया गया है, लिखा हुआ भी है आसामीज व्यू। तो इस तरीके से दोनों परफॉर्म करते हैं, ठीक है ना। ये क्रॉप व्रॉप से कुछ रिलेटेड नहीं है, नीचे एक ऑप्शन और दे रखा है कि क्रॉप वगैरह से रिलेटेड है क्या ये, तो ऐसा क्रॉप वगैरह से भी कुछ रिलेशन नहीं है इसका। यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन एक और है, नीचे क्रॉप वाला दे रखा है। तो इसका जो आंसर हो गया वो हो गया सी आंसर हो गया। अरे वो तो बता ही दिया, आसामीज, आसाम से हो गया। चलिए आंसर मिल गया आपके क्वेश्चन का, ठीक है। तो परफॉर्म इन द फॉर द गुड रेन या क्रॉप, उसके नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। परफॉर्म ऑन द ग्लास, ये ग्रास प्लेट्स, ऐसा भी कुछ नहीं है, ठीक है। तो आंसर इसका फर्स्ट हो गया, याद रखना है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सेलिब्रेट कहाँ पे किया जाता है, ये याद रखना है, आसाम में सेलिब्रेट किया जाता है, ओके। और बहुत यंग मैन और वुमेन दोनों सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है बायो टॉयलेट से रिलेटेड, ये दिया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रीजन नॉन अडेप्शन ऑफ बायो टॉयलेट एट लार्ज स्केल इन इंडिया, कि अडेप्ट नहीं किया जा रहा है। तो यहाँ पे बोला गया है कि इट कांट वर्क इन द कोल्ड हिमालय, ऐसा कुछ नहीं है, सब जगह वर्क करता है, अच्छे से वर्क करता है।
टू मेंटेन द हेल्थ ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरियल की हेल्थ एंड द बायो टॉयलेट मेंटेन द रेगुलरली, ऐसा कुछ नहीं है। इंस्टॉल कर दो एक बार, 50 साल तक की इसकी वैल्यू होती है, तो अच्छे लंबे टाइम तक चलता है, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है ये, तो दोनों में से दोनों ही गलत है, कोई भी सही नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों, तो आंसर हो गया इसका डी, याद रखिएगा। और फायदे तो देखिए बहुत ज्यादा होते ही हैं इसके। फायदे क्या क्या आप लोग बोल सकते हैं, अगर फायदे के गिनवाना स्टार्ट कर दूं मैं यहाँ पे, सबसे बड़ी बात तो वो ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, ठीक है ना। इन्वायरमेंट को कोई नुकसान नहीं होगा, जब इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं होगा तो हेल्थ को कोई नुकसान नहीं होगा। एक तरीके से पानी वगैरह भी ज्यादा बेकार नहीं होगा, इससे एनर्जी भी यूज की जा सकती है, जिस एनर्जी प्रोड्यूस की जा सकती है, जिस एनर्जी को यूज कर सकते हैं। तो फायदे काफी सारे हैं इसके, ऐसी बात नहीं है। और सबसे बड़ी तो हेल्थ वाला इशू हो गया, जिसकी वजह से जो ओपन डेफिकेशन होता है उसमें भी कमी आएगी काफी हद तक। ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, लेबर लॉ से रिलेटेड है। लेबर लॉ में जो रिफॉर्म किए जाते हैं ताकि सबको अपना जो भी काम करता है, काम के बदले में उनको कंप्लीट अपना कमाई का पैसा मिल सके। तो इससे रिलेटेड जो ये सेटल की जाती है ऑर्गेनाइजेशन, तो क्यों उसका फायदा होता है, लेबर लॉ का क्या मतलब है, तो उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो डिस्प्यूट सेटलमेंट बिटवीन द लेबरर्स एंड द मैनेजमेंट, बिल्कुल सही है, डिस्प्यूट सेटलमेंट करने के लिए इसका होता है ये यूज। प्रोविजन फॉर द हायरिंग एंड द फायरिंग लेबर, पता होना चाहिए सारा। लेबर यूनियन वगैरह होती है, आप लोगों ने उनके बारे में सुना होगा, हड़ताल करती रहती है अगर कोई भी जरा सी भी दिक्कत हो जाती है। रिगार्डिंग द पेमेंट से रिलेटेड कोई इशू आ रहा है, तो देखिए इस तरीके के आप क्वेश्चन खुद भी देख के राइट कर सकते हैं, मतलब सही है या गलत है। 3 सही हो गए स्टार्टिंग के, तो या तो अब ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, या तो ये होगा आंसर या ये होगा आंसर, ठीक है। अब इन दोनों में से कैसे चूज करना है। मिनिमम लेबर क्वालिफिकेशन, क्या आप लोगों को लगता है कि हमारे यहाँ पे इतनी एजुकेशन लेवल है कि हम कोई मिनिमम लेबर क्वालिफिकेशन रख सकते हैं? इवन हमारे यहाँ पे जो MP MLA हैं उनके लिए तो क्वालिफिकेशन रखी गई नहीं है, लेबर के लिए क्वालिफिकेशन रखेंगे? तो ये ऐसा कुछ नहीं है, तो ये वाला क्या हो गया, गलत हो गया। तो आंसर क्या हो गया, बी आंसर हो गया इसका, ओके। ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि आप इसको आने की संभावना लगा सकते हैं, क्यों? क्योंकि अब की बार रेलवे में मर्जर हुआ है नॉर्मल बजट में रेलवे के बजट का, इसलिए इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा, सिविल एविएशन से रिलेटेड क्या हुआ है, उड़ान स्कीम आई है, उड़े देश का आम इंसान, आम नागरिक। तो उस तरीके के जो सिस्टम निकल के आ रहे हैं, तो दोनों पे आप लोग फोकस देके चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है, इन रेलवेज इन्वेस्टमेंट इज डन बाय द बोथ सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो ऐसा कुछ होता है, कभी आप लोगों ने सुना है कि स्टेट गवर्नमेंट ने वहां पे रेलवे में पैसा दे दिया और रेलवे बना दिया? आज तक तो नहीं सुना यार। तो पहला गलत हो गया, पहला गलत हो गया, तो ये गलत हो गया और ये गलत हो गया। ये आगे क्या कह रहा है, सिविल एविएशन इन्वेस्टमेंट इज डन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द प्राइवेट सेक्टर। तो इसके बारे में सोचिए, यहाँ पे स्टेट नहीं है, प्राइवेट सेक्टर की बात की गई है। तो प्राइवेट सेक्टर के बिना तो यार इसको चलाया भी नहीं जा सकता है, प्राइवेट सेक्टर इसमें धमाल मचा रखा है, प्राइवेट सेक्टर की वजह से ही ये चल रहा है ढंग से देखा जाए तो, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया, बी आंसर हो गया इसका, ओके। और यहाँ पे सिविल एविएशन में इसमें प्राइवेट सेक्टर जम के काम करता है, इसका याद रखना है आप लोगों को, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको और हाँ, स्टेट गवर्नमेंट भी वर्क करती है यहाँ पे। आप लोगों ने देखा होगा जिस स्टेट गवर्नमेंट में कोई खुद की हवाई जहाज पट्टी है तो उस पर वर्क कर रही है स्टेट गवर्नमेंट, और खासकर जो उड़ान स्कीम है उसमें भी स्टेट गवर्नमेंट का साथ मांगा गया पार्टिसिपेट करने के लिए। पर रेलवे में ऐसा कुछ नहीं है, इसको याद रखना, ठीक है। तो दोनों में कंफ्यूजन क्रिएट मत करना। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, जिस तरीके से टेररिज्म की एक्टिविटी हो रही है उन सब चीजों को टैकल करने के लिए इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। अगर इंडिया कंट्री डिक्लेयर करे अपने कंट्री को कि नेशनल वार अगेंस्ट, मतलब हमको वार करनी है अगेंस्ट इस्लामिक स्टेट ISI के खिलाफ, तो अप्रूव कौन करेगा, उसको अप्रूव कौन करेगा, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर नहीं, इंडियन आर्म फोर्स नहीं, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल नहीं, कौन करेगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अप्रूव करेगा उसको। क्यों? क्योंकि प्रेसिडेंट ऑफ यही सारी जो हमारी फोर्सेज हैं उनके कमांडर हैं, और इसके अलावा जब पार्लियामेंट कोई बिल पास करती है तो उस पर भी इन्हीं के हस्ताक्षर होते हैं, और उसके बाद में इन्हीं के सिग्नेचर होने के बाद में उसको इंप्लीमेंट किया जाता है। तो ये चीज आप लोगों को याद रखनी है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसको अप्रूव किया जाएगा। व्हाट डिफरेंशिएट ए नेशन, स्टेट और दूसरा स्टेट। देखिए अगर हम एक चीज को देखकर चले तो स्टेट जो होता है वो एक तरीके से फिजिकल बाउंड्री एंटिटी, इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। पर लेकिन जब हम नेशनल का नाम लेते हैं तो आप लोगों ने सुना होगा नेशनलिज्म, ठीक है। तो वहां पे हमारी कल्चर, लैंग्वेज, हमारे जो भी हमारे यहाँ पे जो धर्म, रिलीजन, सब कुछ काउंट हो जाता है उसमें। तो स्टेट इज द ओनली ऑफ लीगल पॉलिटिकल एंटिटी, ठीक है ना। तो एक पॉलिटिकल एंटिटी है, अब लीगल सिस्टम है, बस एक स्टेट बन गया है। पर नेशन स्टेट का मतलब होता है लीगल पॉलिटिकल एंटिटी एज वेल कल्चर एंड द सोशल एंटिटी, ठीक है ना। तो हमारी कल्चर, रिलीजन, वो भी सब इसमें काउंट हो जाते हैं। तो दोनों में अगर डिफरेंस कभी कभी पूछ लिया जाए तो आप लोगों को याद रखना है, ओके।
नेक्स्ट क्वेश्चन है वेस्ट बंगाल का जो पूछा था मैंने, बॉर्डर कौन कौन से कंट्री को टच करता है। तो देखिए कंट्री के बारे में अगर देखें, बांग्लादेश, नेपाल एंड भूटान, ठीक है ना। तो वेस्ट बंगाल की बात कर रहे हैं तो कौन सा करता है, बांग्लादेश हो गया, यहाँ पे नेपाल हो गया और यहाँ पे भूटान हो गया, ठीक है। तो अगर बॉर्डर पूछे स्टेट के तो उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम एंड आसाम। कौन सा हो गया, उड़ीसा हो गया, यहाँ पे झारखंड हो गया, बिहार हो गया, सिक्किम हो गया और यहाँ पे कौन सा हो गया, दिख रहा है कौन सा हो गया, आसाम। आसाम दिख रहा होगा ना यहाँ पे। ये देखिए हल्का हल्का सा इस तरीके क्वेश्चन आ जाते हैं, मेघालय नहीं है, याद रखिएगा, आसाम है, ठीक है। तो ध्यान से मैप की प्रैक्टिस कीजिएगा। इसके अलावा ये क्वेश्चन पूछा था मैंने कहाँ कहाँ से क्या क्या लिया गया है, तो ये मैंने सारा यहाँ पे डाल दिया है। यूके से क्या क्या लिया गया है, हेड वगैरह लिए गए हैं, कैबिनेट सिस्टम, क्योंकि यूके वाले हमारे यहाँ पे यार राज कर रहे थे, तो मैक्सिमम चीजें तो हमने उन लोगों से ली है। यूएसए से रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन और ये सब चीजें, वाइस प्रेसिडेंट को कैसे अपॉइंटमेंट करना है, फंडामेंटल राइट, तो ये चीजें फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, आप लोग इसके बारे में पढ़िएगा, जिससे कि आप लोगों को देखिए इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आता है कि किससे क्या लिया गया है, ठीक है। इमरजेंसी कहाँ से ली गई, जर्मनी से ली गई है, क्योंकि जर्मनी में बहुत अच्छे प्रोविजन थे इमरजेंसी से रिलेटेड, हिटलर वगैरह जैसे आदमी वहां पे हुए हैं। यूएसएसआर से क्या लिया गया, 5 ईयर प्लान वगैरह, फंडामेंटल ड्यूटी वगैरह, उस टाइम पे यूएसएसआर में पूरे पार्ट सब कुछ आ जाता था, ठीक है। तो इसलिए वहां पे फंडामेंटल ड्यूटी वगैरह ये सब हो गए। तो कम से कम इसका याद रखिएगा, सेंट्रल जो सिस्टम होता है, सेंटर से रिलेटेड कॉन्करेंट स्टेट क्या क्या है, उसमें लैंग्वेज वगैरह वो सब ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है हमारे यहाँ पे, ठीक है। ये सब चीजें, आयरलैंड से कॉन्सेप्ट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट कैसे करना है, ये यहाँ से लिया गया है। फेडरल सिस्टम जो कि मैंने क्वेश्चन पूछा था, ये कनाडा से लिया गया है, ठीक है। जापान से क्या किया गया है, लॉ ऑफ विच द सुप्रीम कोर्ट फंक्शन, सुप्रीम कोर्ट किस तरीके से फंक्शन करना है वो यहाँ से लिया गया है। और कॉन्सेप्ट सुप्रीम कोर्ट का कहाँ से लिया गया है, वो यूएसए से लिया गया है। कॉन्सेप्ट वगैरह सुप्रीम कोर्ट के जजों को कैसे हटाना है, ठीक है, ये मैंने पूछा था आप लोगों से, वो सुप्रीम कोर्ट का वहां से लिया गया है, यूएसए से लिया गया है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को पता होना चाहिए, छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं, इनका सबका याद रखना चाहिए आप लोगों को। वीडियो लाइक आई है तो पसंद कीजिए और प्लीज शेयर भी कर दिया कीजिए अगर लाइक आती है। अगर लाइक नहीं करते हो तो डिसलाइक किया कीजिए और फिर इसको शेयर करने की कोई जरूरत नहीं है अगर पसंद नहीं आती है तो, ठीक है। पसंद आई है तो चीजें लोगों को शेयर भी कीजिए। इसके अलावा पीडीएफ आप लोगों को सारी कंबाइन में अवेलेबल करा दूंगा आज शाम तक या कल शाम तक, मैक्सिमम कल शाम तक लास्ट लिमिट है इसकी, ठीक है ना। तो जो मैंने पीडीएफ बोली है वो आप लोगों को अवेलेबल हो जाएगी। कहाँ पे अवेलेबल हो गई, यहाँ दोनों के लिंक आप लोगों को नीचे भी मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, और इसके अलावा आप लोगों को उसमें कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगे। तो चीजों को शेयर कीजिए ताकि लोगों का फायदा हो सके और आपका भी फायदा हो सके। हेल्प एक दूसरे कीजिए और एंजॉय कीजिए, ठीक है। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। जय हिंद।